नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास के माध्यम से हम बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश के आज हम यूनिट जो आपका 3 है इसको भी आज हम कंप्लीट करा रहे हैं। हमारा ये कंप्लीट यूनिट है। शेष आपके जितने भी यूनिट आपकी बच रही हैं उनको हम बहुत ही शीघ्र एग्जाम से पहले हम पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। फिर हम इसका जो कि मॉडल पेपर है उनको भी हम देखेंगे। अन्य हमारे जितने भी सब्जेक्ट थे, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सभी ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, होम साइंस वगैरह। आप जाकर जो भी अपना सब्जेक्ट ले रखे हैं उसके अकॉर्डिंग जाकर आप सारी की सारी जो है आप चैप्टर्स क्लासें ले सकते हैं। मॉडल पेपर भी मैं सोल्व करवा रहा हूँ साथ में, और हमारा एक संपूर्ण पाठ्यक्रम से महासंग्राम की भी क्लास में कराता हूँ एग्जाम से पहले। तो यदि आपने कोई बुक नहीं लिया है तो आपको लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप हमारे चैनल के माध्यम से बीए की तैयारी ऑल सब्जेक्ट की बिल्कुल फ्री में कर सकते हो, बिना कोई एक भी रुपया खर्च किए बिना। तो चलेगा ना ज़्यादा समय गवाते हुए सीधे आज की क्लास के माध्यम से हम बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश का आज हम जो यूनिट हमारा 3 है, चैप्टर हमारा जो 3 है, इसको भी आज हम कंप्लीट करा रहे हैं। सभी विद्यार्थी सेशन को शेयर करेंगे दोस्तों बाद, सभी विद्यार्थी जो कि इन सभी क्लासों को ले लें, क्योंकि इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। बहुत ही सूक्ष्म शब्दों में बहुत ही सरल तरीके से आपको समझा दूंगा, जिससे अन्य कोई भी आपको वीडियो देखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं आपको समझाता चलूँगा। चलेगा, पेपर आपका इंग्लिश का है। इसमें हमको पढ़ना है ब्रिटिश एंड अमेरिकन आपको ड्रामा। यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी का सिलेबस सेम है और यही आपको पढ़ना है। इसका मैंने जो कि सेकेंड यूनिट मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था, जिसे मैंने आपको पढ़ाया था एलिमेंट ऑफ ड्रामा। ठीक है, ड्रामा के एलिमेंट मैंने आपको पढ़ाया था। आज की हमारी जो क्लास रहेगी यूनिट 3 पे रहेगी। हमारी आज की जो क्लास है यूनिट 3 की है। इसमें आपको पढ़ना है लिटरली टर्म ऑफ ड्रामा, मतलब लिटरली टर्म आपको पढ़ना है ड्रामा के कौन से, जैसे कि फ्लैशबैक क्या होता है, फेल क्या है, फॉर शेडोइंग क्या है, हुब्रिस क्या है, हाइपरबेशन, मोटिव, नेमेसिस, और जो है पैराफ्रेसिस क्या है, वांटेन जो है, पोर्टमांटिव क्या है, प्रोलॉग और एपीलॉग, ये सभी क्या है, ये टर्म है, लिटरली टर्म है ड्रामा के, जो कि आज हम समझेंगे। इसमें से कोई ना कोई टर्म आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट में बनता है, तो हर एक हम टर्म को बहुत ही सरल तरीके से कह सकते हो विद एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में, जिससे आपको एकदम सही से समझ में आ जाएगा। अन्य कोई भी वीडियो आपको देखने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलेगा। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। तो सबसे पहले फ्लैशबैक क्या है इसको समझ लीजिएगा। फ्लैशबैक आपके एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, तो फ्लैशबैक को सबसे पहले समझ लीजिए कि फ्लैशबैक होता क्या है। इसकी हम यहाँ से डिफिनेशन सबसे पहले हम देखेंगे। ठीक है, तो इन लिटरेचर मतलब होता है साहित्य में, मतलब साहित्य में ए फ्लैशबैक मतलब जो एक फ्लैशबैक है ये क्या है, इज ए occurrence in which a character remembers an earlier event that happened before the current point of the story। इसका मतलब ये हुआ कि साहित्य में फ्लैशबैक जो है इज एन एक ऐसी घटना है, ठीक है, occurrence है, एक घटना है जिसमें विच ए कैरेक्टर, जिसमें एक पात्र कहानी के वर्तमान बिंदु से, जिसमें एक जो कैरेक्टर होता है, जो पात्र होता है, कहानी के जो उसका बिंदु है, ठीक है, बिंदु से पहली जो घटी घटना होती है उसको याद करता है फ्लैशबैक। फ्लैशबैक एक ऐसा उदाहरण है, ठीक है, द फ्लैशबैक इज ए डिवाइस दैट मूव्स एन ऑडियंस फ्रॉम द प्रेजेंट मोमेंट इन द क्रोनोलॉजिकल नैरेटिव टू ए सीन इन द पास्ट। मतलब इसका ये हुआ कि जो फ्लैशबैक एक ऐसा उपकरण है जो दर्शकों को कालानुक्रमित कथा के वर्तमान क्षण से जो अतीत में कोई घटना घटी हुई है उस दृश्य की ओर ले जाता है, उस दृश्य के बारे में बताता है। ठीक है, और भी यहाँ से आगे लिखा कि ऑप्टन अक्सर जो फ्लैशबैक्स है आर द अब्रुप्ट इंटरजेक्शंस दैट फर्दर एक्सप्लेन द स्टोरी कैरेक्टर विद बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन एंड जो है मेमोरीज। मतलब इसका ये हुआ कि अक्सर फ्लैशबैक जो होती है अचानक आने वाला जो व्यवधान होता है, जो रुकावट होती है कहानी में, क्योंकि कहानी को रोककर फिर से फ्लैशबैक के बारे में बताया जाता है, हीरो के बारे में भी, अन्य किसी के बारे में। ठीक है, और जो पृष्ठभूमि की जानकारी यादों के साथ किसी कहानी या पात्र को और स्पष्ट करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि फ्लैशबैक के माध्यम से कहानी और विस्तृत में उसको समझाते हैं। ठीक है, यही होता है फ्लैशबैक।
हम फॉर एग्जांपल ले, ऐसे आपको समझ में नहीं आया होगा कि फ्लैशबैक क्या है। अब इसकी हिंदी में यहाँ से समझ लीजिएगा। साहित्य में फ्लैशबैक एक ऐसी जो है घटना है जिसमें एक पात्र कहानी के जो वर्तमान बिंदु है इससे जो पहली कोई घटना जो घटित हुई है, ठीक है, उसको याद करता है। फ्लैशबैक एक ऐसा उपकरण है जो दर्शकों को कालानुक्रमित कथा के जो है वर्तमान क्षण से अतीत में कोई जो दृश्य हुआ है, ठीक है, किसी दृश्य की ओर जब ले जाता है। अक्सर फ्लैशबैक जो है अचानक होने वाले व्यवधान होते हैं जो पृष्ठभूमि की जानकारी याद के साथ किसी कहानी या पात्र को जो है और स्पष्ट करते हैं। यह होता है फ्लैशबैक, ठीक है। और भी इसकी यहाँ से परिभाषा आप चाहे तो इसकी शॉर्ट में भी इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि फ्लैशबैक इंटरप्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इवेंट ऑफ क्लैरिफिकेशन इन स्टोरी। मतलब जो है जो फ्लैशबैक होता है, कोई भी जो इवेंट होता है, कोई कहानी होती है, तो उसको सही से क्लैरिफाई करने के लिए, सही से समझाने के लिए फ्लैशबैक का सहारा लेता है, आपको दिखाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, सभी लोगों ने शोले मूवी देखी होगी, धर्मेंद्र की, अमिताभ बच्चन वाली, बहुत ही पुरानी पहली मूवी है। तो आपने ये जो मूवी देखी है, तो जब जो इसमें कह सकते हैं जो ठाकुर होते हैं बलदेव, जो कि इन लोगों को जेल से छुड़वाकर जब लाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर कह सकते हो लाते हैं अपनी दुश्मनी जो इनके साथ थी, कह सकते हो गब्बर के साथ, तो उसके जो है कह सकते हो उसको मारने के लिए लाते हैं फिलहाल के लिए। तो इसमें आपने देखा होगा कि जब ठाकुर कह सकते हो, जब ये लोग जो है एक बार फिर जब गब्बर के आदमी आते हैं गांव में, ठीक है, और गब्बर भी आता है शायद, तो जब जो है कह सकते हो जब ये लोगों के हाथ में जब बंदूक होती है, दोनों हीरो के, बाद में जब वे लोग आ जाते हैं तो सभी लोगों की जो है बंदूकें जो है कह सकते हो गिर जाती, छिन जाती है। तो एक बंदूक जो कि ठाकुर साहब जो रहते हैं उनके पास में जो है जाकर गिरती है। तो जो है ठाकुर साहब जो कि उनके, इन लोगों को नहीं पता होता कि इनके हाथ कटे हुए हैं, तो ठाकुर साहब के सामने जब वो बंदूक पड़ी रहती है तो ठाकुर साहब उसको नहीं उठाते हैं क्योंकि उनके हाथ ही नहीं है। तो जो हीरो होते हैं इसमें दोनों, तो वे जो इनके साथ काम करने के लिए इनकार करने लगते हैं। तब जाकर ठाकुर साहब बताते हैं, अपना फ्लैशबैक देते हैं, ठीक है, कहानी बताते हैं कि मैंने इसको एक बार पकड़ा था जिसके कारण इन्हें जो है गब्बर ने मेरे जो है कह सकते हैं मेरे बीवी बच्चे उनको जो है मार डाला था और मेरे हाथ भी काट दिए थे। तो जो फ्लैशबैक जो बताता है किसी कहानी में, किसी स्टोरी को सही से क्लेरिफाई करने के लिए, उसको स्पष्ट तरीके से समझाने के लिए, ठीक है। मान लो अभी ये शोले मूवी थी, इसमें अचानक से हाथ दिखा देते कि कटे हुए हैं और ये ना बताए कि कैसे हाथ कटे हुए हैं, तो कहानी अधूरी सी लगती है। इसलिए फ्लैशबैक होना बहुत ही ज़रूरी होता है किसी कहानी के लिए, किसी मूवी के लिए, तभी उसकी और क्लियरिटी आपको समझ में आएगी, ठीक है। चलिए, तो यही चीज़ इसमें लिखा हुआ है। तो ठाकुर की जो पिछली कहानी होती है, सबसे प्रमुख फ्लैशबैक में ठाकुर बलदेव सिंह का अतीत इसमें शामिल है। हम उस दृश्य को फ्लैशबैक में जो है देखते हैं जहां गब्बर सिंह ने उसके परिवार की हत्या कर देता है, उसके हाथ काट देता है ठाकुर के। अब यहाँ से इसका जो अगला जो इसका टर्म है, लिटरेरी टर्म है ड्रामा का, वो है जो कि है फॉयल। फॉयल का हम जो है इसको पन्नी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। अब ये क्या होता है इसको भी समझ लीजिएगा आप सभी लोग। तो फॉयल क्रिएटिंग ए डार्क कैरेक्टर, डार्क कैरेक्टर मतलब होता है विलन। मतलब कोई जो स्टोरी होती है, कोई कहानी होती है, जब उसमें अचानक से कोई विलन का रोल आ जाता है, विलन जब अचानक से एंट्री करता है, ठीक है। डार्क कैरेक्टर, डार्क मतलब विलन का ही होता है कैरेक्टर, टू सेन मेन कैरेक्टर, ठीक है। मतलब जो है यह जो है मुख्य पात्र जो होता है नायक को चमकाने के लिए, जब एक अंधेरा पात्र, जब एक खलनायक का निर्माण किया जाता है, खलनायक की जब एंट्री होती है, इसी को हम फॉयल कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, इस तरह से आपको लिख देना है। आपने बहुत सारी मूवियाँ देखी होंगी, जैसे कि मूवी आपने देखा होगा डर मूवी है, और भी बहुत सारी मूवी है जिसमें अचानक से कह सकते हो विलन की एंट्री होती है। विलन जो है कहीं ना कहीं देखा है तो हीरो के साथ कोई अन्याय करता है, फिर उसके जो साथ में कह सकते हो उसके जो हीरोइन होती है उसके साथ कोई गलत कार्य करता है। तो इस तरह से जो है हीरो होता है, हीरोइन को बचाने का प्रयास करता है, वो मारने का प्रयास करता है विलन। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहानी को और लंबा खींचती है। तो यही होता है, इसको कहते हैं फॉयल। हम जब मुख्य पात्र नायक को चमकाने के लिए, नायक को उसके किरदार को दिखाने के लिए, जब एक नायक कह सकते हो विलन की जब एक एंट्री होती है किसी मूवी में, किसी ड्रामा में, इसी को हम फॉयल कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके माध्यम से दिखाया जाता है, जो हीरो होता है उसके अच्छे कार्यों को दिखाया जाता है, जो विलन होते हैं उसके जो है गलत कार्यों को दिखाया जाता है।
तो इस तरह से आपको लिखना है। अब हम यहाँ से इसका जो अगला इसका जो लिटरली टर्म है इसको समझेंगे। फॉर शैडोविंग क्या है इसको भी हम समझेंगे। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन जो है पूछा भी गया है। ठीक है, तो ये क्या है? फॉर शैडोविंग इज ए लिटरली डिवाइस दैट राइटर्स यूटिलाइज एज द मीन्स टू इंडिकेट अथवा हिंट्स टू रीडर्स समथिंग दैट इज द फॉलो और अपीयर लेटर इन द स्टोरी। मतलब इसका क्या हुआ कि जो है फॉर शैडोविंग क्या होता है, इसका मतलब होता है पूर्वाभास। ठीक है, पूर्वाभास। पूर्वाभास मतलब होता है पहले से कोई अभ्यास या फिर जो है किसी के बारे में जानकारी हो जाना, पूर्वाभास होना। तो ये क्या है? एक लिटरली जो है डिवाइस है, एक साहित्यिक उपकरण है। और डेट राइटर्स यूटिलाइज मतलब इसका हुआ कि जिसका उपयोग लेखक जो है, जो पाठक होते हैं, पाठक को कहानी में आगे आने वाली या फिर बाद में घटित होने वाली किसी भी बात या संकेत देने के लिए करते हैं। मतलब कहानी में आगे क्या होगा, ठीक है, या फिर कह सकते हो कहानी में आगे कौन सा मोड़ आएगा, इसके लिए जब इसका संकेत देते हैं इसी को हम पूर्वाभास कहते हैं। और फिर यहाँ से लिखा हुआ है कि फॉर शैडोविंग व्हेन डन प्रॉपरली इज एन एक्सलेंट डिवाइस इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग सस्पेंस एंड ड्रामेटिक टेंशन फॉर रीडर्स। इसका मतलब ये हुआ कि पूर्वाभास जो है जब सही ढंग से किया जाता है तो पाठकों के लिए रहस्य नाटकीय तनाव पैदा करने के लिए एक उत्कृष्ट उपकरण है। ठीक है, और इट कैन सेट अप इमोशनल एक्सपेक्टेशंस ऑफ कैरेक्टर्स बिहेवियर्स एंड प्लॉट आउटकम्स। इसका मतलब ये हुआ कि यह पात्रों के व्यवहार, कथानक के जो परिणाम होंगे, इसके जो भावात्मक अपेक्षाएं जो है ये स्थापित कर सकता है। या फिर हम सिंपल वर्ड में कहें, सरल शब्दों में यदि हम कहें तो इन सिंपल वर्ड, तो फॉर जो है शैडोविंग क्या है? फॉर शैडोविंग जो होता है हिंट ऑफ इवेंट गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पूर्वाभास होता है कहानी में आगे होने वाली जो घटना होती है उसका जो संकेत होता है, इसी को हम फॉर शैडोविंग कहते हैं। ये जो है फॉर बिफोर प्लस जो है शैडोविंग वैगो आउटलाइन इसको कहा जाता है। ठीक है, तो आप चाहे तो इतनी सी परिभाषा लिख सकते हैं। फॉर शैडोविंग क्या है? हिंट ऑफ, इतनी आपको लिखना है, हिंट ऑफ इवेंट गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी, इतना आपको लिख देना है। तो पूर्वाभास क्या है? कहानी में आगे होने वाली जो घटना का जो संकेत होता है इसी को हम फॉर शैडोविंग कहते हैं, पूर्वाभास कहते हैं। जैसे कि यहाँ से बिंदु एक लिखा हुआ है, ऑब्टेन फॉर शैडोविंग सर्विस टू इंक्रीज द सीन ऑफ मिस्ट्री rather than dispel it by suggesting that comes event might occur but not how it will come up fast। इसका मतलब ये हुआ कि प्रायः जो पूर्वाभास होता है रहस्य के दृश्य को दूर करने के बजाय उसे बढ़ाने का काम करता है, यह सुझाव देकर कि कोई घटना घट सकती है आगे, लेकिन यह जो है नहीं है कि कैसे घट सकती है। कोई घटना घट सकती है लेकिन कैसे घट सकती है इसके बारे में नहीं बताता है। एक कह सकते हैं सीक्वेंस लाता है कहानी में, ठीक है, एक मोड़ देता है। तो ये होता है फॉर शैडोविंग। इतनी परिभाषा आपको लिखना है। यहाँ से हिंदी में भी इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि पूर्वाभास एक साहित्यिक उपकरण है जिसका उपयोग लेखक कहानी जो पाठक होता है, ठीक है, जो लेखक होता है पाठकों को कहानी में जो पढ़ने वाला होता है, तो लेखक ये चाहता है कि जो पाठक है जो पढ़ने वाला है इसको कहानी में आगे आने वाली जो बातें हैं, ठीक है, या फिर बाद में घटित होने वाली किसी भी चीज़ का संकेत या संकेत देने के लिए इसका यूज करते हैं। पूर्वाभास जब सही ढंग से किया जाता है तो पाठकों के लिए रहस्य नाटकीय तनाव पैदा करने के लिए एक उत्कृष्ट उपकरण है। या पात्रों के व्यवहार, कथानक के परिणाम के बारे में भावात्मक अपेक्षाएं स्थापित कर सकता है। सरल शब्दों में कहें तो पूर्वाभास क्या है? कहानी में आगे जो घटित होने वाली जो घटनाएं होती हैं उसका जो संकेत होता है इसी को हम पूर्वाभास कहते हैं। ये एकदम सिंपल सी परिभाषा है, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रायः जो पूर्वाभास जो है रहस्य के दृश्य को दूर करने के बजाय उसे बढ़ाने का काम करता है। यह सुझाव देकर कि कोई घटना घट सकती है लेकिन यह नहीं कि यह कैसे घटना घट सकती है, इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, चलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ से लिखा हुआ है कि जैसे कि विलियम शेक्सपियर की जो कि आपके पाठ्यक्रम में ड्रामा दिया हुआ है मैकबेथ, तो इसमें जो कि एक डायन होती है
तो इसको दिखाया गया है। ठीक है, इसमें जो है कह सकते हो दूसरी डैन मैकबेथ के पास जब आती ही यह घोषणा करती है कि उस स्थान एक सहज और पूर्वाभास का संकेत देती है, जिसका प्रतीक डैन का अपने जो है अंगूठे में शारीरिक संवेदना है। इस दृष्टि में शेक्सपियर के द्वारा प्रत्यक्ष पूर्वाभास का प्रयोग पाठक के लिए मैकबेथ के अपराध और भ्रष्टाचार की पुष्टि करता है। जैसे कि आपने डरावनी मूवी बहुत सारी देखी होंगी, भूतिया मूवी देखी होंगी। जाते हैं कुछ लोग वहाँ पर रहने के लिए, उसको दरवाज़ा खोल देते हैं, फिर भूत उनको परेशान करने लगता है। तो जब दरवाज़ा खुल जाता है, जो कि पहले सभी लोग कहते हैं हम भूत रहते, तो आपके मन में एक दिमाग आता है कि आगे कोई ना कोई घटनाएं घटेंगी, ये लोग मारे जाएंगे किसी न किसी तरीके से। किस तरीके से मारे जाएंगे ये आपको पता नहीं होता, लेकिन ये जरूर आभास हो जाता है कि ये लोग जरूर मारे जाएंगे। यही होता है फॉरशैडोइंग। ठीक है, चलेगा। अब यहाँ से हुब्रिस क्या है, जो कि अगला इसका है लिटरली टर्म, जो कि ड्रामा का है, इसको भी समझ लीजिएगा। हुब्रिस क्या है? हुब्रिक के हम शाब्दिक शब्दों की बात करें तो हुब्रिक जो शब्द है ये आया हुआ है ग्रीक गॉडेस हाइब्रिस से आया हुआ है। ठीक है, ग्रीक की जो देवी है, ठीक है, हाइब्रिस से, जो कि बुरे कार्यों के लिए उकसाती है, फिर जानी जाती है। ठीक है, हु इंसाइट्स टू एविल एक्शन, मतलब बुरी कार्यों के लिए उकसाती है, इससे आया हुआ है। तो हुब्रिस के आप ऐसे भी ले सकते हैं कि हुब्रिस जो है हीरो गोइज थ्रो हार्ड टाइम ड्यू टू इफेक्ट ऑफ इविल, मतलब जो है हुब्रिस क्या है, हुब्रिस जो है बुराई के प्रभाव के कारण नायक जब कठिन समय से गुजरता है। आपने देखा होगा मूवी वगैरह में कि एक समय ऐसा भी आता है जो हीरो होता है, जो नायक होता है, बहुत ही कठिन उसका जो है समय आता है, बहुत परेशानियों से गुजरता है, तो इसी को हम हुब्रिस कहते हैं। बहुत कठिन जो उसका परिश्रम होता है, फिर जो समय उसका आता है, इसी को हम हुब्रिस कहते हैं। इतनी से परिभाषा आपको लिख देना है। ठीक है, यहाँ से हिंदी में भी वही चीज़ लिखा हुआ है कि जो हुब्रिस जो शब्द है ये ग्रीक देवी हाइब्रिस से, जो कि बुरे कार्यों के लिए जो है उकसाती है, इससे आया हुआ है। और हुब्रिस जो है बुराई के प्रभाव के कारण जो नायक होता है, जो हीरो होता है, उसका जो कठिन समय होता है। ठीक है, जब हीरो कठिन समय से गुजरता है किसी कहानी में, तो उसका जो कठिन समय होता है उसी को हम हुब्रिस कहते हैं। इतनी सी परिभाषा आपको छोटी सी लिखना है। इसकी परिभाषा अरस्तु महोदय ने भी अपने शब्दों में स्पष्ट किया है। डिफिनेशन ऑफ हुब्रिस बाय अरस्तु। अरस्तु जी लिखते हैं कि ये कहते हैं, अरस्तु मेंशन हुब्रिस इन द बुक रेटोरिक, मतलब जो है इन्होंने हुब्रिस की जो परिभाषा है इसको मेंशन किया है, इनकी एक बुक है। ठीक है, रेथोरिक, इसमें इन्होंने जो है इसको स्पष्ट किया है। रेटोरिक जो इनकी बुक है इसमें इन्होंने इसका उल्लेख किया और कहा है कि हुब्रिस कंसिस्ट इन डूइंग एंड सेइंग थिंग्स दैट काज सेम टू द विक्टिम सिंपली फॉर द प्लेजर ऑफ इट, मतलब जो है ये कहते हैं, अरस्तु ने जो है अपनी पुस्तक में कहते हैं, ये कहते हैं इनकी जो पुस्तक है रेटोरिक, इसमें इन्होंने जो है इस शब्द का उल्लेख किया है। कहते हैं कि अभिमान में, ठीक है, क्योंकि हुब्रिस का मतलब होता है अभिमान, अभिमान में ऐसी जो है बातें करना या फिर कहना जो पीड़ित को शर्मिंदा करती हो, मतलब जो हीरो है उसकी जो है निंदा करती हुई शर्मिंदा। हमने देखा होगा कभी कभी हीरो को जो है फंसा दिया जाता है करप्शन के मामले में या फिर अन्य किसी की जो है खून के मामले में, तो जो समाज होता है उसको गालियाँ देता है या फिर उसको शर्मिंदा करता है, उसके बारे में गलत सोचता है, तो यही होता है हुब्रिस। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। अब हम यहाँ से अगला जो इसका लिटरली टर्म है ड्रामा का, उसको हम समझेंगे हाइपर जो है बेसन। ठीक है, ये क्या है, हाइपर बेसन क्या है, इसको भी समझ लीजिएगा। तो ये भी शब्द जो है जो कि ग्रीक वर्ड हाइपर बेटोस से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है इन्वर्जन इन नेचुरल ऑर्डर ऑफ वर्ड, मतलब जो इसका अर्थ क्या होता है, जो हाइपर बेटन जो शब्द है ये ग्रीक भाषा का जो शब्द है, ठीक है, हाइपर बेटोस इस शब्द से आया हुआ है। इसका मतलब होता है इन्वर्जन इन द नेचुरल ऑर्डर ऑफ वर्ड, मतलब इसका अर्थ ये होता है, इसका अर्थ होता है कि इसका अर्थ होता है कि शब्दों के प्राकृतिक क्रम में उल्टा होना। ठीक है, और यहाँ से लिखा हुआ कि जो आपका आर्टिस्ट होता है, इसी को आर्टिकल के यहाँ से लिखा गया है, आर्टिस्टिकल इफेक्ट डेट द गिव्स सेम मीनिंग लाइक सी इज स्वीट और स्वीट सी हिच, मतलब जो है आप ऐसे कह सकते हो कि कभी कभी हमने देखा होगा कोई शब्द जो है उनको उल्टा करके लिखा जाता है तभी उसका मतलब वही निकलता है, तो ये होता है हाइपर जो है बेसन। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें लिखा हुआ है कि लाइक सी इज स्वीट और स्वीट सी इज, दोनों का मतलब एक ही, मतलब जो है कि वह मधुर है
और मधुर वह है, तो दोनों का मतलब एक ही तो हुआ है। तो हिंदी में यह सब समझ लीजिएगा कि हाइपरबेसन जो शब्द है कि ये हाइपर बेटोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कि शब्दों के प्राकृतिक क्रम में उल्टा होना। तो कलात्मक प्रभाव जो समान अर्थ देता हो, ठीक है, जो कलात्मक कहते जो समान अर्थ देता हो, जैसे कि वह मधुर है और वह मधुर है, वह मधुर है, मधुर वह है, तो दोनों को मतलब तो वही चीज है, आगे लिखो या फिर पीछे लिखो, तो इसी को हम हाइपरबेसन कहते हैं। इतनी से परिभाषा आपको लिखना है। और भी यहाँ से आगे लिखा हुआ है इसकी डिफिनेशन यहाँ से, जो कि लॉन्ग में, कि हाइपरबेसन हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डैट मीन्स ट्रांसपोजिशन। ये जो ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जो कि यहाँ से जो कि ट्रांसपोजिशन से आया हुआ है, एंड रिफर टू द इन्वर्जन इन द अरेंजमेंट ऑफ कॉमन वर्ड, जिसका मतलब होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है स्थानांतरण, या एक जो है सामान्य शब्द की व्यवस्था में उलटफेर को दर्शाता है, शब्दों की उलटफेर, जैसे कि वह जाता है वह, तो इस तरह से शब्दों को उलटफेर जब करता है, स्थानांतरित करता है आगे से पीछे, इसी को हम हाइपरबेसन कहते हैं। और भी यहाँ से आगे लिखा हुआ है कि इट कैन बी डिफाइंड एज द rhetorical device in the which the writers play with the normal positions of words। इसका मतलब ये हुआ कि इसे जो है एक अलंकृत उपकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, और जिसमें लेखक जो है शब्दों, वाक्यांशों, उपवाक्यों की जो कह सकते हो जो सामान्य स्थितियां होती हैं, इसके साथ इसका प्रयोग करके अलग अलग व्यवस्थित वाक्य बनाते हैं, ठीक है। वही चीज इसमें लिखा हुआ कि फ्रेसेस एंड जो है क्लासेस इन द ऑर्डर क्रिएट डिफरेंटली अरेंज्ड सेंटेंसेस विच स्टिल सजेस्ट ए सिमिलर मीनिंग। मतलब कोई भी सेंटेंस हो उसको कह सकते उलट फोड़ के लिखना, आगे का पीछे लिखना, लेकिन उसका जो मीनिंग हो सिमिलर हो, इसी को हम हाइपरबेसन कहते हैं। हाइपरबेसन इज आल्सो नो एज बॉर्डर विजन ऑफ हाइफलेज, ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। इसकी हिंदी में परिभाषा आप समझ लीजिएगा। हाइपरबेसन एक ग्रीक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है स्थानांतरण, शब्दों का स्थानांतरण, उसमें फेरबदल, तो यह एक जो है समान शब्दों की व्यवस्था में उलटफेर को दर्शाता है। इसे एक जो है अलंकारिक उपकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें लेखक जो शब्दों, वाक्यांशों, जो उपवाक्य, इसकी सामान्य स्थितियों के साथ प्रयोग करके अलग अलग जो है व्यवस्थित वाक्य बनाते हैं, जो फिर भी समान अर्थ का जो है संकेत देते हैं। हाइपरबेसन को हाइपलेज का एक व्यापक रूप भी कहा गया है, यह भी कहा जाता है, ठीक है। किसी वाक्य को उलट फेर कर कहना, जैसे कि वह जाती है, फिर उसको कह दो कि जाती है वह बाजार जाता है, वह जाता है बाजार, तो इस तरह से उलट फेर कर कहना जिसका अर्थ सिमिलर हो, इसी को हम हाइपरबेसन कहते हैं। अब यहाँ से इसका जो अगला जो इसका कह सकते लिटरली टर्म है, वह है मोटिव। मोटिव क्या होता है? मोटिव को हम कहते हैं मूल भाव, ठीक है। मोटिव क्या है, कैसे कहते हैं कि व्यक्ति का मोटिव क्या है, तो वही चीज इसमें भी लिया जो कि दिया हुआ है कि मोटिव जो वर्ड है ये फ्रेंच लैंग्वेज से आया हुआ है, ठीक है, जिसका मतलब होता है पैटर्न, रिपीटेड पैटर्न ऑफ सिंबलिक जो है इमेज या फिर साउंड हो सकता है, वर्ड इन द स्पेसिफिक स्टोरी। मतलब जो है मोटिव क्या है, मोटिव जो कि फ्रेंच भाषा में इसका जो अर्थ होता है वो होता है पैटर्न। किसी कोई भी विशिष्ट कहानी में जो प्रतीकात्मक जो छवि होती है, ध्वनि होती है, अभी शब्द को जो दोहराया जाता है, जैसे आपने देखा होगा मर्डर वाले बहुत सारी आपने देखे होंगे साइको वाली मूवी, तो जो कत्ल करता है एक ही पैटर्न को रिपीट करता है, ठीक है, किसी की गर्दन काट देता है, किसी का हाथ काट लेता है, तो इस तरह जब पैटर्न के किसी को दर्शाता है तो यही होता है मोटिव होता है कि व्यक्ति का मारने का मोटिव क्या है। क्योंकि आपने साइको जितनी भी मूवी देखा होगा तो उसमें ये शब्द जरूर सुना होगा कि ये कातिल का मोटिव आखिर है क्या। तो ये किसी पैटर्न से जब कोई कत्ल करता है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि आपने अन्य बहुत सारी मूवी देखी होंगी, जैसे कि बहुत सारी उसमें साउंड आती हैं, या फिर अन्य जैसे कि शक्तिमान आपने देखा होगा तो बीच बीच में शक्तिमान शक्तिमान कहते रहता है, तो ये भी कहीं ना कहीं देखा है तो मूवी के जो उनके ध्वनि है या फिर उसकी इमेज है, इस तरह से उसको दर्शाता है मूल भाव को उसके, ठीक है, यही होता है मोटिव। तो इस तरह से इसके ऊपर आपको लिख देना है। इतनी सी परिभाषा है, सिंपल सी, बहुत ही छोटी परिभाषा हम सभी के सभी इसमें रखे हैं। मोटिव क्या है? मोटिव जो कह सकते हैं इसको हम फ्रेंच लैंग्वेज में, इसका जो मतलब है, इसका जो मीनिंग है, पैटर्न है। कोई भी कार्य करने का पैटर्न कोई भी हो सकता है, जैसे कि कहानी में कोई पैटर्न होता है,
जैसे कि कोई किसी का कत्ल हुआ, इसके पीछे कोई पैटर्न है, बहुत सारी स्टोरी होती है, उसके पैटर्न को जब दिखाते हैं तो ये क्या है, ये जो है रिपीटेड पैटर्न है। किसी स्टोरी में कोई जब रिपीट होता है वही चीज़, वही कह सकते हो, वही कोई बात हो या फिर मोटिवेशन कर रहे हैं कोई चीज़ का, तो वही चीज़ जब रिपीट होता है, ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं मोटिव कहते हैं। ये जो है सिंबलिक इमेज के रूप में हो सकता है, ठीक है, ये फोटो के रूप में हो सकता है, साउंड भी रिपीट हो सकती है, ठीक है, किसी भी जो है स्पेसिफिक जो है स्टोरी में। तो इस तरह से आपको लिखना है। तो मोटिव क्या है, मूल भाव है। ये फ्रेंच भाषा में इसका अर्थ होता है पैटर्न। तो किसी विशिष्ट कहानी में प्रतीकात्मक छवि, ध्वनि या शब्द का जो दोहराया गया जो पैटर्न होता है, उसको जो दोहराया जाता है, इसी को हम मूल भाव कहते हैं। और भी यहाँ से आगे लिखा हुआ है कि मोटिव इज ए ऑब्जेक्ट ऑफ आइडिया दैट रिपीट्स इटसेल्फ थ्रू आउट ए लिटरली वर्क। मतलब जो इसका यह हुआ कि मूल भाव जो एक ऐसी वस्तु या विचार है जो किसी साहित्यिक कृति में बार बार दोहराई जाती है। कोई ऐसा गाना हो जाए, कोई ऐसा कार्य हो जाए जो बार बार दोहराया जाता हो, यह होता है मोटिव। और फिर इन ए लिटरली वर्क ए मोटिव कैन बी सीन एज एन इमेज, साउंड, एक्शन अथवा अदर जो है फिगर, मतलब इस डेट ए सिंबलिक सिग्निफिकेंस एंड कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ द थीम। मतलब इसका ये हुआ कि ये जो मूल भाव है, ठीक है, ये साहित्यिक कृत में मूल जो भाव को एक छवि के रूप में हो सकता है, ये ध्वनि के रूप में हो सकता है किसी स्टोरी में, या क्रिया भी अन्य आकृति के रूप में इसको देखा जा सकता है, जिसका प्रतीकात्मक महत्व होता है, ठीक है, जिसका सिग्निफिकेंस महत्व होता है। और मोटिव एंड थीम आर लिंक्ड इन ए लिटरली जो है टर्म, मतलब साहित्य में। तो आपका जो कह सकते हो जिसका प्रतीकात्मक महत्व होता है और जो कि किसी विषय वस्तु के विकास में योगदान भी देता है। तो इस तरह से आपको इसके बारे में आपको लिखना है। यहाँ से हिंदी भी लिखा हुआ है कि मूल भाव एक ऐसी वस्तु या विचार है जो किसी साहित्यिक कृति में बार बार दोहराया जाता है। जो मोटिव क्या है, किसी कहानी में, किसी कृति में जब किसी चीज़ को बार बार दोहराया जाता है, उसी को हम कहते हैं मोटिव कहते हैं, ठीक है। तो किसी साहित्यिक कृति में मोटिव अधिकतर आपको देखा होगा जो साइको बेस्ड जो मूवी होती हैं, जैसे कि कत्ल कर देती है फिर किसी को जो मार देते हैं, तो वही पैटर्न फॉलो करती है। बहुत सारे साइको बेस्ड पे मूवी आपकी बनी हुई हैं, ठीक है, जैसे कि गुमनाम जो मूवी है, ठीक है, गुमनाम मूवी जो है आप देख लीजिए, साउथ में वैसे आई थी, तो ये भी उसी पर बेस है। तो इस तरह के बहुत सारी मूवी हैं जो कि उसमें अधिकतर शब्द सुनने को मिलता है कि मोटिव आखिर क्या है, तो इसी को हम मोटिव कहते हैं, ठीक है। जब किसी चीज़ को दोहराया जाता है किसी कहानी में, किसी साहित्यिक कृत में, इसी को हम मोटिव कहते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो मोटिव जो है किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, जैसे कि किसी जो है इमेज को बेर बेर दोहराना किसी कृत में या फिर किसी कहानी में, किसी जो है ध्वनि को दोहराना, जैसे कि शक्तिमान आपने देखा तो शक्तिमान जब उसके कार होने लगते, शक्तिमान जब आता है तो उसके शक्तिमान शक्तिमान बोलने लगते हैं। इस तरह से बहुत सारी कह सकते हो मूवी भी हैं आपकी, ठीक है। तो किसी भी रूप में हो सकता है। इसका जो है प्रतीकात्मक महत्व भी होता है। अब यहाँ से अगला जो इसका कह सकते हो जो लिटरली टर्म है ड्रामा का, वो है नेमेसिस है। तो नेमेसिस क्या होता है ये भी समझ लीजिएगा। हम सभी की परिभाषा बहुत ही छोटी छोटी लेके आए हैं। नेमेसिस का मतलब होता है शत्रु, इसको हम शत्रु कहते हैं, दुश्मन। शत्रु का मतलब क्या होता है, क्योंकि दुश्मन होता है, तो शत्रु, नेमेसिस का मतलब होता है शत्रु। तो ये जो है जो आया हुआ है ग्रीक गॉडेस ऑफ गॉडनेस एंड जस्टिस, इट बैलेंस द स्टोरी। मतलब जो है ये जो शब्द है, ठीक है, ये जो ग्रीक शब्द है ये अच्छाई और न्याय की देवी से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। या जो है ये जो नेमेसिस होती है ये किसी भी स्टोरी में इन बैलेंस द स्टोरी, कोई भी जो कहानी होती है इसको संतुलित करती है। अब कैसे संतुलित करती है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो है शत्रु जो है नायक का परम शत्रु, मतलब जो है कह सकते हो जो शत्रु होता, कोई मूवी होती, जो कोई फिल्म होती है, तो उसमें जो शत्रु होता है, जो हीरो होता है, उसका क्या होता है, उसका विरोधी होता है वो, ठीक है। और जो पराया खलनायक होता है, विलन जिसको कहते हैं, जिसका काम क्या रहता है, नायक के साथ संघर्ष करना, उसको परेशान करना, ठीक है, इस कहानी का केंद्र होता है वही।
तो किसी कह सकते हो कहानी में जब कहानी को बैलेंस करता है, कोई जब विलन आता है कहानी को और खींचता है, उसको जो बैलेंस करता है, इसी को हम नेमेसिस कहते हैं, शत्रु कहते हैं। बहुत ही सुंदर से परिभाषा है, एक ही लाइन में इसको लिख दीजिएगा, ये आपको भूलना नहीं है। नेमेसिस जो है इसका जो अर्थ है ग्रीक जो है गॉडेस ऑफ गॉडनेस एंड जस्टिस। ये जो शब्द है ग्रीक शब्द, ये अच्छाई या न्याय की देवी से इसकी जो उत्पत्ति आया हुआ है शब्द। या जो है किसी कहानी में कोई भी कहानी होती है उसको संतुलित करती है, जैसे कि हीरो है तो विलन का आ जाएगा उसमें, तो कहानी को संतुलित करती है। ठीक है, यहाँ से आप समझ भी सकते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल शत्रु जो है नायक का परम शत्रु होता है। मतलब जो है शत्रु जो होता है, जो विलन होता है, जो हीरो होता है, उसका परम शत्रु होता है, फिर विरोधी होता है। जो पराया जो खलनायक होता है, ठीक है, जो पराया खलनायक होता है जिसको विलन कहते हैं, जिसका काम क्या रहता है, नायक के साथ संघर्ष की कहानी उसकी होती है, उसको परेशान करना रहता है, फिर हीरो के द्वारा मारा जाता है। तो एक कहानी को कहीं ना कहीं देखा है तो बैलेंस करता है। और यदि हम समझ सकते हैं, आगे भी यहाँ से लिखा हुआ कि नेमेसिस जो है शब्द नेमेसिस से आया है, जो कि बदले की देवी, ठीक है, ग्रीक पौराणिक कथाओं में, और यह जो है अहंकार के दोषी लोगों के विरुद्ध देवी प्रतिरोध है। सामान्य अर्थों में नेमेसिस का अर्थ है कि आदम में प्रतिद्वंदी, या जो है ऐसी अपरिहार्य स्थिति जो सुख और मृत्यु का कारण जो है बनती है। उदाहरण के लिए हो सकता है कि आपका सामना स्कूल में पढ़े नेमेसिस से हुआ हो। स्कूल में आपने बहुत सारे आपके दुश्मन हो सकते हैं, ठीक है, आपको जो नहीं पसंद करते उससे भी आपका सामना हुआ जरूर होगा, लड़ाई हुई होगी, तो भी एक नेमेसिस ही है। कई कहानी में जहां एक और शत्रु का उदाहरण मिलता है, नायक के लिए केवल शत्रुता को हराना ही काफी नहीं होता है। जो हीरो होता है उसको हराना ही काफी नहीं होता, बल्कि जो कई कहानियां होती है उसमें शत्रु की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाती है। और अक्सर अच्छाई बनाम बुराई का भाव भी होता है। कोई भी कहानी होती है तो इसमें जब विलन की एंट्री होती है तो विलन के जो बुरे कार्य होते हैं उसको दिखाया जाता है, हीरो के जो अच्छे कार्य होते हैं उसको दिखाया जाता है। इन सभी का भाव होता है। जहां नायक जो है सुख को अच्छाई का प्रतिनिधित्व माना जाता है, शत्रु को पूरी कहानी जो कि शत्रु को पूरी बुराई का प्रतिनिधित्व जो है माना जाता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब इसमें जो अगला इसका लिटरली टर्म है, कह सकते हो ड्रामा का, इसको भी समझ लीजिएगा। पेरीफ्रेसिस ये क्या है, इसको भी समझ लीजिएगा। ये भी एग्जाम में काफी बार जो है क्वेश्चन आपका जो है पूछा भी गया है। ठीक है, तो पेरीफ्रेसिस क्या है, ये जो है ग्रीक वाक्यांश है, जो कि पेरीफ्रेजिन, ठीक है, पेरीफ्रेजन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ। पेरीफ्रेजन और जो है पेरीफ्रेजन और आपका जो है ऑफ्रेजन, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पेरीफ्रेजन और जो है फ्रेजिन, इसका मतलब होता है, पेरीफ्रेजन का मतलब होता है चारों ओर, और फ्रेजिन का मतलब होता है घोषणा करना, ठीक है, अनाउंस करना। तो इससे लिया गया है। तो अत्यधिक शब्दों या लंबे वाक्यांशों का प्रयोग जिन्हें आसानी से कहा जा सके, उसी को हम पेरीफ्रेजन कहते हैं, पेरीफ्रेसिस कहते हैं। तो इतनी परिभाषा आपको लिखना है कि इसका जो यूज है, यूज ऑफ एक्सक्लूसिव वर्ड एंड लॉन्गर फ्रेसेस दैट कैन बी सेड इजली। मतलब जो है ये जो है जो कि दो शब्दों से इसको लिया गया है ग्रीक के। एक है जो कि पेरीफ्रेजिन जिसका मतलब होता है चारों ओर, और फ्रेजिन जिसका होता है घोषणा करना, मतलब चारों ओर को जो है बताना है फिर घोषणा करना। तो इससे लिया गया है। ये अत्यधिक जो है शब्द, जो अधिक से अधिक जो शब्द होता है, जो लंबे वाक्यांश होते हैं, उसको आसानी से जब कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था कि सर्कुमलुक्शन, इसमें जब किसी को भूख लगता है तो घूम फिरा कर किसी बात को कहता है कि मेरा पेट अब जो है कह सकते हो बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, अब जो है कह सकते हो खाने की जो है कह सकते हो इसकी शक्ति, इसमें की जितनी भी एनर्जी खत्म हो गई है, ना कह करके मुझे भूख लगी। अब इसमें क्या कहा जाता है, इसमें किसी बात को घुमाया नहीं जाता, सीधे कहा जाता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। तो ये होता है, उसका अपोजिट होता है सर्कुमलुक्शन का। किसी वाक्यांश को जिसे आसानी से कहा जा सके, इसी को हम जो है पेरीफ्रेसिस कहते हैं। इसकी डिफिनेशन यहाँ से लिखी हुई है। पेरीफ्रेसिस ओरिजिनेटेड द ग्रीक वर्ड जो है फ्रेनेजिन, ये जो ग्रीक वर्ड है, ये जो ग्रीक वर्ड है, ठीक है, पैरफेजिन से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है, ठीक है, जिसका मतलब होता है क्या होता है, टॉकिंग होता है, जिसका अर्थ होता है चारों और जो है बात करना। तो इट इज़ द स्टाइलिस्टिक डिवाइस
that can be defined as the use of exclusive and longer word to convey a meaning which could have been conveyed with shorter expression और इन ए फ्यू वर्ड। मतलब इसका यह हुआ कि अब ऐसे कह सकते हो कि ये जो पेरिफ्रेसिस जो शब्द है ये ग्रीक भाषा का जो कि पेरिफेजियन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है चारों ओर जो है बात करना। तो यह एक जो है एक शैली जो कह सकते हो, शैली का एक युक्ति है, ठीक है, जिसे इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि अर्थ को व्यक्त करने के लिए अत्यधिक और लंबे शब्दों का प्रयोग जो होता है, जिसे किसी वाक्य छोटे से मतलब कोई भी वाक्य जो कि लंबा है उसको छोटे शब्दों में जब कहा जाता है, ठीक है, किसी छोटे वाक्य में यह सब कुछ शब्दों में जब व्यक्त किया जाता है, इसी को हम जो है पेरिफ्रेसिस कहते हैं, ठीक है। और भी यहाँ से आगे और भी लिखा हुआ है कि अथवा इन फ्यू सेकेंड, ठीक है, और इट इज़ द इनडायरेक्ट और राउंड अबाउट वे रेटिंग अबाउट द समथिंग, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यूजिंग द फ्रेसेस आई एम गोइंग टू इंस्टीट्यूट ऑफ आई विल द पेरिफ्रेसिस। मतलब इसके हुआ जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि मैं जाऊँगा, तो मैं जाऊँगा तो मैं जाऊँगा ही, तो यही शब्द कहना, ये मत कहना कि आज मुझे ये काम है, थोड़ा सा वहाँ जाना है उनके पास, तो इस तरह से घुमा फिरा कर नहीं कहना, बल्कि सीधे कहना कि हाँ मुझे जाना है तो जाना है, ये बात कहना। तो इसी को हम पेरिफ्रेस जो है फ्रेसिस कहते हैं। अब जो है जो कि सर्कुमलोक्शन मैंने आपको पढ़ा था कि सर्कुमलोक्शन क्या है, तो दिस इज आल्सो कॉल्ड सर्कुमलोक्शन। सर्कुमलोक्शन जो है इससे डिफरेंट होता है। सर्कुमलोक्शन में क्या होता है, किसी बात को घुमा फिरा कर बताया जाता है, ठीक है। जैसे कि किसी को आपसे पूछे कि उनका घर कहाँ है, तो आप घूम फिरा के बताओ कि इधर से जाना, ये रास्ते जाना है, इस गली से जाना, उधर जाना, उधर जाना, घूम फिरा के बताना, ठीक है। तो ये होता है सर्कुमलोक्शन। जबकि जो है जो इसमें जो इसका टर्म है जो कि पेरिफ्रेसिस, ये होता है किसी शब्द को साधारण शब्दों में कहना, आसान शब्दों में कहना, किसी वाक्यांश को, क्या होता है पेरिफ्रेसिस। इस तरह से आपको लिखना है, इसका हिंदी भी समझ लीजिएगा। पेरिफ्रेसिस की परिभाषा, पेरिफ्रेसिस जो शब्द है ग्रीक भाषा का जो शब्द है पेरिफेजियन से बना है, जिसका अर्थ होता है चारों ओर बात करना। यह एक जो है ऐसी कह सकते हो शैलीगत युक्ति है, जिसे इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि किसी अर्थ को व्यक्त करने के लिए अत्यधिक और लंबे जो शब्द होता है इसका प्रयोग, जिसे किसी छोटे वाक्य में या कुछ ही शब्दों में जब व्यक्त किया जा सकता है या फिर किया जाता है, इसी को हम जो है पेरिफ्रेसिस कहते हैं। या किसी चीज के बारे में लिखने का एक अप्रत्यक्ष या गोल मोल तरीका है। उदाहरण के लिए जैसे कि मैं जाऊंगा के बजाय मैं जाऊंगा ही, ठीक है, वाक्यांश का प्रयोग, ये पेरिफ्रेसिस है। सर्कुललोक्शन में क्या होता है, किसी बात को घुमाया फिरा के बताया जाता है। अब यहाँ से अगला जो इसका कह सकते हो लिटरली टर्म है ड्रामा का, वो है पोर्टमैंटो, ठीक है। पोर्टमैंटो क्या है इसको समझ लीजिएगा। तो ये जो है टू और मोर वर्ड आर ब्लेंड मार्ज टुगेदर टू फ्रॉम ए न्यू वर्ड दैट द मीन्स सिमिलर लाइक सुपर हीरो फुटबॉल। मतलब इसका ये हुआ कि टू अथवा जो है मोर वर्ड मतलब दो या दो से अधिक जो शब्द हैं, ठीक है, इनको मिलाकर जब एक नया शब्द बनाया जाता है, तो इसी को हम जो है पोर्टमैंटो कहते हैं। जैसे कि हम अभी बात कर लें, जैसे कि सुपर हीरो, तो इन जब दोनों को मिलाकर बनाया जाता है तो सुपर हीरो बनता है। उसी प्रकार फुटबॉल, फुट प्लस बॉल, जब दो को मिलाकर बनाया जाता है कोई शब्द, इसी को हम कहते हैं जो है पोर्टमैंटो, ठीक है। इतनी सी परिभाषा सिंपल से आपको लिखना है, इतनी परिभाषा आपको जो कि बहुत ही इजीली है, आपको याद भी हो जाएगी, ठीक है। तो पोर्टमैंटो क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है जिसका अर्थ समान होता है, जैसे कि सुपर हीरो, फुटबॉल। फिर अगला इसका जो लिटरली टर्म है वो है प्रोलॉग। प्रोलॉग क्या है, प्रोलॉग को हम हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं, प्रस्तावना। अब प्रस्तावना क्या होता है सभी को पता भी होगा, प्रस्तावना क्या होता है इसको समझ लीजिएगा। तो ये जो वर्ड है, ठीक है, ये ग्रीक वर्ड जो कि प्रोलोगोस से आया हुआ है, ठीक है, ये किससे आया हुआ है, ये जो शब्द है, ये शब्द जो है प्रोलोगोस से आया हुआ है, जिसका अर्थ होता है शब्द से पहले, जिसका अर्थ क्या होता है बिफोर वर्ड, जिसका मीन्स क्या होता है बिफोर वर्ड मतलब शब्द से पहले। तो एन इंट्रोडक्टरी स्पीच टू
ऑडियंस बिफोर द स्टार्टिंग एक्ट या फिर ड्रामा। मतलब जो है, ठीक है, आपने देखा होगा जो अभिनय होता है फिर नाटक जब शुरू होता है तो शुरू करने से पहले जो दर्शक होते हैं इनका जो परिचय कराया जाता है इसी को हम कहते हैं प्रोलोग कहते हैं। आपने देखा होगा मूवी जो आपने देखा होगा, जो शुरुआत में जो नंबरिंग चलती है तो उसमें हीरो का इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि ये इसमें हीरो है, ये हीरोइन है, ये गुंडे हैं, इतने लोगों ने इसमें कार्य किया है। तो जब किसी ड्रामा को, किसी जो है या फिर नाटक को प्रस्तुत करने से पहले उसके बारे में जो परिचय दिया जाता है, उसके पात्रों के बारे में जो परिचय दिया जाता है, इसी को हम प्रोलॉग कहते हैं। ठीक है, इतनी से परिभाषा आपको लिखना है। वही चीज इसमें भी लिखा हुआ हिंदी में। प्रस्तावना जो है ग्रीक में प्रोलोगोस का से आया हुआ यह शब्द, जो कि इसका अर्थ होता है शब्द से पहले। जैसे कि अभिनय नाटक शुरू करने से पहले दर्शकों के लिए एक जो परिचयात्मक जो भाषण होता है, जो परिचय दिया जाता है, ठीक है, यही होता है प्रोलॉग। अब इसमें लास्ट में जो इसका लिटरली टर्म है इपीलॉग, इसको भी समझ लीजिएगा। इपीलॉग क्या होता है? उपसंहार होता है। लास्ट में कोई भी होता है, आप ऐसे लिखते हैं तो लास्ट में उपसंहार लिखते हैं तो वही होता है। जैसे कि शुरुआत में किसी कहानी का परिचय देते हैं, उसके किरदारों के बारे में, कहानी क्या है, ठीक है, तो लास्ट में कहानी उद्देश्य क्या दे रही है, इसी का हम इपीलॉग कहते हैं। ठीक है, तो इपीलॉग जो है फ्रॉम ग्रीक जो है एपिलोगस इस शब्द से आया हुआ है, जिसका अर्थ होता है जो है कंक्लूडिंग वर्ड। जिसका अर्थ क्या होता है? कंक्लूडिंग वर्ड। ये भी वर्ड जो है ग्रीक भाषा के जो कि एपिलोगस से आया हुआ है, जिसका अर्थ होता है कंक्लूडिंग जो है वर्ड। और एन स्पीच इन द एंड ऑफ एक्ट या फिर ड्रामा। मतलब जो है कोई भी जो स्पीच होती है, जब लास्ट में इसका जो एंडिंग होती है, अंत में जो भाषण दिया जाता है, इसी को हम एपिलॉग कहते हैं। ठीक है, इतनी सी परिभाषा सिंपल से आपको लिखना है। इतनी सुंदर सी परिभाषा, इतनी छोटी परिभाषा आपको कहीं नहीं मिलेंगी। तो उपसंहार क्या है? ये ग्रीक शब्द जो कि एपिलोगस से आया है, जिसका अर्थ होता है समापन शब्द। ठीक है, समापन शब्द, समाप्त जो एंडिंग के बाद जो भाषण दिया जाता है, इसी को कहते हैं। ठीक है, कोई भी अंक या फिर कोई कहानी या फिर नाटक के अंत में जो भाषण दिया जाता है, इसी को हम एपिलॉग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कहानी क्या उद्देश्य दे रही है, कहानी के बारे में जब कह सकते हैं इसका उद्देश्य क्या है, ये सब चीज़ें जब लास्ट में बताया जाता है तो इसी को हम कहते हैं एपिलॉग। इतनी सी परिभाषा आपको, ठीक है, बता दें जो है, इसमें जितनी भी लिख देना है आपको। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में इसीलिए सारी की सारी परिभाषाओं को स्पष्ट किया ताकि आपको सही से समझ में आए। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास कैसे लगती है एक बार कमेंट के माध्यम से बताइएगा, जिससे हमारा भी हौसला बढ़ेगा और नेक्स्ट क्लास के लिए हम प्रॉपर तैयारी करके आप लोगों के समय से क्लास कराने का प्रयास करेंगे। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।